दोस्तों आज के वीडियो सेशन में हम बैक ईएमएफ के बारे में समझेंगे और जानेंगे क्या है इसको बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं, मोटर में क्यों ये बैक ईएमएफ के नाम से जाना जाता है। इन सारी बातों को यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे इसके पहले हम पिछला झलक आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आपको ये देखिए, इस चीज़ को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है और हमने भी इस चीज़ को आपको बताया है। ये बताइए मोटर के केस में क्या होता है कि भाई करंट अंदर फ्लो होती है, करंट जब इसके अंदर जाती है तो इस पर एक बलाघूर्ण कार्य करने लगता है जिससे घूमने लगता है। ये बताइए जब बलाघूर्ण इस पर काम करेगा और ये इस तरह से घूमना जब स्टार्ट करेगा, जब इसमें घूमेगा तो अब इस कॉइल से फ्लक्स भी तो कटना शुरू हो जाएंगे। पॉइंट्स टू बी नेसेसरी टू नो हियर। यहाँ पे जब ये घूमना शुरू करेगा तो ये जो कंडक्टर है अब जो है घूमने के कारण फ्लक्स भी तो काटेंगे। तो फैराडे का नियम कहाँ चला गया है, तो यहाँ भी अप्लाई होगा कि भाई जब कॉइल से फ्लक्स चेंज होता है तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो यानी कि इसमें एक ईएमएफ फिर से इंड्यूस्ड हो जाएगा, लेकिन रहेगा मोटर ही, जनरेटर नहीं। यानी कि ये नहीं कि वो उसी ईएमएफ का यूज करके हम बिजली जलाएं, ऐसा नहीं है, रहेगा मोटर ही, लेकिन ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब यह ईएमएफ जो इसमें इंड्यूस्ड होगा अब ये करेगा क्या, उसी काज का अपोज करेगा जिससे यह ईएमएफ क्या हुआ है, जनरेट हुआ है, उत्पन्न हुआ है। तो कारण क्या है ये बताइए। वो कारण है ये सप्लाई वोल्टेज। तो ये जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका जो डायरेक्शन होगा, उसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन के हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। और ये ईएमएफ इसके काज का, इसी का क्या करेगा, सप्लाई वोल्टेज का ही इसमें क्या करेगा, विरोध करेगा। जैसे मान लीजिए अगर इधर ये माइनस प्लस है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब इनके अपोजिट ही उसको होना है हर हाल में। इसके अंदर का ईएमएफ इसके सप्लाई वोल्टेज का क्या होना है, अपोजिट होना है, क्योंकि लेंज साहब का ये क्या है, नियम है। तो ठीक है, अब फ्लक्स कटने लगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। उस ईएमएफ का जो भी फार्मूला होता है वो वही होता है जो आपने पढ़ा है 5PNZ/60A, जो आपने अब तक पढ़ते आए हैं वही ईएमएफ का ये क्या होगा, फार्मूला होगा। ठीक है, बैक ईएमएफ तो क्लियर हो गया, लेकिन अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी नीड क्या है, इस चीज़ को हम थोड़ा समझते हैं ध्यान से। देखिए कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको पूरा थियरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई नीड नहीं पड़ेगी, निश्चित रूप से मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बैक ईएमएफ की क्या नीड है, ये क्या है ये बताइए, ये चीज़ क्या है। ये है अपने आप में एक कॉइल। कॉइल का क्या होता है, इंडक्टेंस हाई होता है। कॉइल में कॉइल का नेचर है उसका, इंडक्टेंस क्या होगा, हाई होगा। इंडक्टेंस जब हाई होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, क्योंकि कॉइल की प्रॉपर्टी में इंडक्टेंस आता है। ठीक है, कॉइल की प्रॉपर्टी में इंडक्टेंस आता है, रेसिस्टेंस नहीं आता है। तो अब यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान में देखना है कि कॉइल का रेसिस्टेंस बहुत कम है। रेसिस्टेंस का काम होता है धारा के प्रवाह को रोकना, और जो कॉइल में क्या है, बहुत कम है। यानी कि जब प्रतिरोध बहुत कम है तो आसानी से इसमें धारा का क्या होने लगेगा, प्रवाह होने लगेगा। इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कॉइल जल के नष्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए धारा इसमें ज़्यादा बहने लगेगी। अगर किसी देश की सिक्योरिटी बहुत वीक है तो कोई भी देश उस पर अटैक करके उसको अपने मिला लेगा, सिंपल सी बात है। वही चीज़ है, इसका जो सिक्योरिटी है, बैक ईएमएफ है, ये क्या है, बहुत ही कम है। इसका जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, बहुत कम है। रेसिस्टेंस मेरे कहने का मतलब है, इसलिए करंट इसमें बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगेगी। लेकिन अब होगा क्या, हम इसीलिए क्या करते हैं, स्टार्टर लगा करके स्टार्टिंग में करंट को रोक लेते हैं, धीरे धीरे करंट को भेजते हैं। ठीक है, क्यों धीरे धीरे भेजते हैं, जब धीरे धीरे भेजेंगे तो घूमना धीरे धीरे शुरू करेगा। जब ये घूमना शुरू करेगा तो फ्लक्स इससे कटना शुरू हो जाएंगे। बताइए, जब ये धीरे धीरे घूमना शुरू करेगा तो फ्लक्स कटना शुरू हो जाएंगे, और जब फ्लक्स कटना शुरू हो जाएंगे तो इसमें बैक ईएमएफ आना शुरू हो जाएगा। अब यह बैक ईएमएफ करेगा क्या, तब धीरे धीरे हम क्या करते हैं, जब बैक ईएमएफ पूरा जनरेट हो जाता है तो इसके अंदर जो रेसिस्टेंस हम डालते हैं उस रेसिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, सर्किट से हटा देते हैं। ठीक है, अब धारा अचानक तेज़ी से क्यों नहीं बढ़ता है, उसके पीछे रीजन ये बैक ईएमएफ है। क्यों, क्योंकि अब ये आ गया, इसके आने से अब ये सप्लाई का विरोध करने लगेगा, तो सप्लाई से धारा तेज़ी से अंदर नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये बैक ईएमएफ आ करके सप्लाई वोल्टेज का क्या करने लगेगा, विरोध करने लगेगा। अगर यही बैक ईएमएफ नहीं होता तो धारा जाते जाते इतना चली जाती कि वो मोटर आपका क्या हो जाता, बर्न हो जाता।
ठीक है, फुल लोड का कई गुना ज़्यादा करंट क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है दोस्तों। तो आपको ये विशेष ध्यान रहे कि ये है आपका क्या स्प्लिट कंडक्टर, ये डीसी को एसी में बदल के आर्मेचर के अंदर भेजता है। ठीक है, तो अब बैक ईएमएफ का इम्पोर्टेंस वैसे समझ में आ गया कि भाई अगर वो ना हो तो हम कंटिन्यूस स्टार्टर लगाएंगे, तो स्टार्टर अगर लगातार लगा देंगे तो भी एक प्रतिरोध ही है, तो ज़्यादा हीटिंग क्रिएट करेगा, लॉसेस बहुत ज़्यादा करेगा, एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। तो ये सारी बातें आपके लिए क्या है, अत्यंत इम्पोर्टेंट है जानना और समझना। ठीक है, तो आपको बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसका रोल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि बैक ईएमएफ और कौन कौन सा काम करता है। देखिए, पहला है इट मेक्स द मोटर सेल्फ रेगुलेटिंग बाय अलाउइंग ओनली रिक्वायर्ड करेंट। देखिए, बिना लोड पर जितना करंट की ज़रूरत है उतना ही करंट सर्किट में फ़्लो होती है। ये संभव हो पाता है तो केवल और केवल बैक ईएमएफ के कारण, क्योंकि ये जो बैक ईएमएफ है सप्लाई वोल्टेज को रोकने का काम करता है। current is low at no load because back EMF is nearly equal to supply voltage। देखिए, वोल्टेज EMF स्टार्टिंग में क्या ज़्यादा होने की वजह से करंट क्या होता है, कम हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर EMF कम होगा तो करंट ज़्यादा होगी, अगर करंट जब कम होगा तो EMF ज़्यादा होगी, अगर EMF ज़्यादा होगा कम होगा तो करंट ज़्यादा होगी। ये होगा मोटर में, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट पावर डिवाइस है। कांस्टेंट पावर डिवाइस का मतलब क्या है, E = V/I। अगर हम बात करें तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगा, अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज कम होगा, तभी ना ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के जो आपका पावर है ये P ये इक्वल हो पाएगा। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। तो बैक ईएमएफ ध्यान देना है, बैक ईएमएफ डिक्रीजेज विथ लोड इंक्रीजेज अलोंग मोर करंट फॉर नेसेसरी। यानी कि जब बैक ईएमएफ कम होगा, यानी कि जब वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ेगा, तभी इन दोनों का बैलेंस कर पाएगा। तो वही चीज़ है, अगर ईएमएफ बढ़ रहा है तो करंट क्या हो जाती, कम हो जाती। इसी को बोलते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी, जो बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो क्लियर हो गया, यही बात जो यहाँ पे मैंने समझाया वही यहाँ पे भी लिखा है, वही बात यहाँ पे भी लिखा है। लास्ट है इट प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम एक्सेसिव करंट। ये क्या करता है, मोटर को बहुत हाईली करंट को बचाने, करंट से बचाने में भी क्या करता है, विरोध करता है। अरे भैया, सप्लाई के ही विरोध कर रहा है तो सप्लाई से ही तो करंट बढ़ने वाली है, घटने वाली है। तो इस प्रकार ये सप्लाई का विरोध करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने बैक ईएमएफ के क्या क्या काजेज हैं, आपने इन चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, अब इसके आगे हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ टार्क इक्वेशन। टार्क इक्वेशन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टार्क इक्वेशन मोटर में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा टार्क इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।